दोस्तों 9 जून 2024 की शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष रही होगी और जिसकी शादी के बस कुछ ही महीने बीते होंगे, वह यह कहकर अपनी पत्नी से घर से निकलता है कि आज रात उसकी जो ड्यूटी है, वह रात की रहेगी, मैं फैक्ट्री को जा रहा हूँ। मगर दोस्तों, अगली ही सुबह जब वह लड़का घर वापस नहीं आता है, तो उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और फिर जो है इधर-उधर ढूँढने लगती है। दोस्तों आखिर कौन था वह लड़का और उस लड़के के साथ में ऐसा क्या हुआ था जिससे वह अभी तक घर नहीं पहुंचा था? क्या वह लड़का किसी अवैध संबंधों के चलते किसी मुसीबत में फंस चुका था या फिर किसी अपने का ही वह शिकार बन गया था? यकीन मानिए दोस्तों, यह घटना सुनने के बाद इस घटना का जो सच निकल कर सामने आता है, वह कोई भी सच मानने के लिए तैयार नहीं होता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और इसकी बिल्कुल भी ना करें। इससे यह तय करने में आपको दिक्कत हो सकती है कि एक्चुअल में गलती किसकी है और इस जुर्म की साजिश को कैसे रचा गया। तो हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त आर के। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी कहानी में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन पावर बढ़ता है और हम लगातार इसी तरीके से क्राइम से जुड़ी कहानियाँ आपको सुनाते रहते हैं। शुरू करते हैं शुरू से। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंतर्गत एक जगह पड़ती है जिसका नाम होता है धनकोट बिहार। दोस्तों 9 जून 2024 की शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास जो है एक लड़का जिसका नाम पुष्पेंद्र होता है वह अपनी पत्नी से यह कहकर निकलता है कि वह फैक्ट्री जा रहा है। उसकी ड्यूटी आज की जो है वह नाइट की लगी हुई है। इतना कहने के बाद वह जो पुष्पेंद्र होता है अपने घर से निकल जाता है। अगली सुबह पुष्पेंद्र अपने घर वापस नहीं आता है तो उसकी पत्नी जो है बेहद चिंतित हो जाती है और इधर-उधर ढूँढने लगती है। ढूँढने के पश्चात जो है वह उसकी पत्नी जो होती है उसके फैक्ट्री में फ़ोन करती है तो पता चलता है कि जो पुष्पेंद्र था वह कल ड्यूटी पर ही नहीं आया था। अब यह सुनते ही जो उसकी पत्नी होती है वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपने दोस्त रिश्तेदारों की मदद से जो है वह काफ़ी जानकारी जुटाती है, लेकिन पुष्पेंद्र का कोई पता नहीं चलता है। और तभी जो घबराकर जो उसकी पत्नी होती है वह धनकोट बिहार के एक नज़दीकी थाने में जाकर के जो है पुष्पेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। उधर जैसे ही यह रिपोर्ट दर्ज कराती है उसके कुछ घंटों के बाद जो है करीब 11-12 बजे के आसपास हरियाणा के ही गुरुग्राम जिले में धनकोट बिहार के अंतर्गत एक जगह पड़ती है जहाँ पर एक नहर थी। उस नहर में जो है कचरे की सफाई करने के लिए कुछ सफाई कर्मचारी जो है अपनी जाल लेकर के उस नहर की सफाई कर रहे होते हैं। तो सफाई कर्मचारी होते हैं उस नहर में जाल डालते हैं तो वह उनकी जाल जो है किसी बड़ी चीज में फंस जाती है। तो सफाई कर्मचारी होते हैं एक दूसरे की मदद करते हुए उस जाल को धीरे धीरे खींचते हैं और खींचकर जैसे ही बाहर लाते हैं सफाई कर्मचारी देखते हैं कि उस जाल में एक बोरा फंसा हुआ है जो काफी भारी है। दोस्तों जैसे ही सफाई कर्मचारी उस बोरे को खोलते हैं सफाई कर्मचारियों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें एक ऐसी लाश थी जो काफी फूल चुकी थी और काफी पहचान में भी नहीं आ रही होती है और उस लाश पे एक टैटू भी बना होता है। यह देखकर जो सफाई कर्मचारी थे काफ़ी डर जाते हैं और इस बात की सूचना अपने नज़दीकी पुलिस थाने को दे देते हैं। दोस्तों कुछ देर के बाद जो है कुछ पुलिस वाले उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं और जाँच-पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि लाश करीब जो है 24 से 48 घंटे बीत चुके थे। जो पुलिस प्रशासन होता है उस लाश को अपनी कस्टडी में लेकर के जो है उसके पोस्टमार्टम के लिए जो है मोर्चरी भिजवा देता है। स्थल है उसकी बारीकी से जांच करता है लेकिन उसे ऐसा क्लू कुछ नहीं मिलता है जिससे उस लाश की शिनाख्त की जा सके। और तभी जो पुलिस प्रशासन होता है अपने आसपास के जिलों में उस लाश की फोटो लेकर के सभी थानों में भिजवा देता है और अपने हरियाणा पुलिस विभाग का जो ग्रुप होता है उसमें भी एक पोस्ट डाल दी जाती है ताकि उस लाश की पहचान की जा सके। तो उसी के कुछ घंटों बाद पुलिस को पता चलता है कि इससे मिलते-जुलते एक एफआईआर जो है एक नज़दीकी थाने में दर्ज की गई है और तभी जो पुलिस प्रशासन होता है उस एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति को कॉल करता है और जो है उसे थाना मोर्चरी बुलवा लेता है। ऐसे ही पुष्पेंद्र की पत्नी जो होती है वह मोर्चरी पहुँचती देखती है कि वह जो उसका हस्बैंड जो एक रात पहले गुम हो गया था वह वही है और उस अपने पत्नी की लाश को देखकर जो है फूट-फूट कर रोने लगती है। उसकी पहचान जो है उसके कपड़ों से और उसके हाथ पे बने टैटू के माध्यम से उसकी पत्नी अपने पति के रूप में पुष्पेंद्र के रूप में कर लेती है। लाश को जो है पोस्टमार्टम करने के बाद जो है उसकी पत्नी को सौंप दी जाती है और फिर जो पुलिस प्रशासन होता है उसकी पत्नी से पूछताछ करना शुरू कर देता है।
दोस्तों, पुष्पेंद्र की पत्नी बताती है कि उसका जो पति धनकोट बिहार में फैक्ट्री में काम करने के लिए 9 जून को करीब साढ़े 7 बजे निकले थे, तब से वह घर वापस नहीं आए। अब जो पुलिस प्रशासन होता है, वह जो है उसी फैक्ट्री में पहुँचता है, पुष्पेंद्र की हत्या को लेकर के पूछताछ करना शुरू कर देता है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचता है, तो वहाँ पर पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिलती है जिससे यह केस लगभग खुल चुका होता है। पुलिस प्रशासन को यह पता चलता है कि जो पुष्पेंद्र था, उसका किसी एक नीलम नाम की लड़की से वहीं पर अवैध संबंध चल रहे होते हैं। हालाँकि जो नीलम थी वह भी जो है शादीशुदा थी, उसका उसका जो पति था वह एक रिक्शा चालक होता है। दोस्तों, धीरे-धीरे जो पुलिस प्रशासन होता है वहीं से नीलम का एड्रेस लेकर के उसके पते पर पहुँचती है और जो नीलम का मोबाइल नंबर होता है और जो पुष्पेंद्र का मोबाइल नंबर होता है, उसको लेकर के उसकी कॉल हिस्ट्री पूरी बारीकी से कॉल हिस्ट्री को निकलवाया जाता है। दोस्तों, कॉल हिस्ट्री में कुछ न ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिससे पुलिस को यह कन्फर्म हो जाता है कि जो हत्या की साजिश है, कहीं न कहीं यह नीलम ने ही रची है और फिर जो पुलिस प्रशासन होता है, वह नीलम के घर पर पहुँचते हैं। दोस्तों, उधर जो नीलम और उसका पति होता है, वह भागने की फिराक में ही होते हैं, लेकिन तब तक पुलिस उनके घर पर पहुँच चुकी होती है। थोड़े वक़्त के बाद जो है पुलिस प्रशासन नीलम और उसके पति को लेकर के धनकोट बिहार के थाने में आ जाते हैं और फिर उनसे बारीकी से पूछताछ करना शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों, पूछताछ करते हुए नीलम ने कुछ ऐसी बातें बताई, जिसे सुनकर आप लोग विश्वास ही नहीं कर पाएँगे कि एक औरत एक प्रेमी के साथ में ऐसा भी कर सकती है। नीलम होती है, वह जो है पुलिस प्रशासन को अपनी पूछताछ में बताती है कि जब उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में के रहने वाले पुष्पेंद्र की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। वह अपनी पत्नी के साथ में हरियाणा के गुरुग्राम में एक धनकुट बिहार में ही रहने आए थे। पुष्पेंद्र था, वह जो एक फैक्ट्री में जॉब करता था, वहीं पर नीलम की मुलाकात पुष्पेंद्र से हुई थी। जो पुष्पेंद्र था, वह नीलम का सीनियर था, बल्कि वह सुपरवाइज़र था और जो नीलम थी, वहीं पर वर्कर के तौर पर काम किया करती थी। पुष्पेंद्र जो था, वो काफ़ी हैंडसम और खूबसूरत लड़का होता है और हालाँकि जो नीलम थी, वो भी काफ़ी बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बदन वाली औरत होती है और वो उसका उसकी बातों में ऐसा जादू था कि कोई भी उसकी बातों को सुने और उसके जाल में फँस सकता था। इसी में से एक पुष्पेंद्र भी था जो उसकी बातों में आ जाता है और फिर जो फँसता है, तो फँसता ही चला जाता है। तो जो नीलम थी वह कहती है कि पुष्पेंद्र और हमारी जो मुलाकात थी वह एक फैक्ट्री में हुई थी। धीरे-धीरे हम दोनों के जो रिश्ते थे काफ़ी बढ़ते चले जाते हैं और हम दोनों जो है एक-दूसरे के रिश्ते में आ जाते हैं और एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं। थोड़ा वक़्त और गुज़रता है तो इन दोनों का जो प्यार होता है काफ़ी हद तक गहरा हो चुका होता है। लेकिन जो उधर नीलम का पति होता है, वह एक रिक्शा चालक होता है और रिक्शा चलाकर अपनी पत्नी और अपने परिवार का ख़्याल रख रहा होता है। इन उम्मीदों से उत्तर प्रदेश से हरियाणा वो भी आया था कि वह अपने कुछ अच्छा पैसा कमा कर जो है, एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी उसकी पीठ पीछे कुछ ऐसा करने वाली है जिसकी उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। थोड़ा वक़्त और गुज़रता है तो यह जो नीलम होती है वह एक दिन अपने कमरे पर अकेली होती है और जो नीलम थी वह पुष्पेंद्र को कॉल करती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड जो है इस समय बाहर हैं, चाहो तो आप आ सकते हो। तो जो पुष्पेंद्र था वह भी जो है नीलम का आदी हो चुका था और जैसे ही वह नीलम फ़ोन करती है उसे, वह झट से जो पुष्पेंद्र होता है, उसके कमरे पर पहुँच जाता है। उसके बाद यह दोनों जो है अकेले समय बिताते हैं और फिर इन दोनों के बीच जो है शारीरिक संबंध भी बनते हैं। यह दोनों फिर अपनी हवस की आग को जो है एक-दूसरे के पति और पत्नी को धोखा दे कर के बुझाते हैं। वीरेंद्र होता है वहाँ से निकल आता है और फिर अगले दिन जो नीलम होती है वह फैक्ट्री जाती है। दोस्तों, अब इन दोनों का जो रिश्ता था पहले से भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका था और यह दोनों फैक्ट्री में भी जब कभी मौका मिलता तो रोमांस करना शुरू कर देते। धीरे-धीरे थोड़ा वक़्त गुज़रता जाता है और पुष्पेंद्र और नीलम होते हैं, इन दोनों की दोस्ती जो है काफ़ी हद तक गहरी होती चली जाती है। अब इन दोनों के जो रिश्ते थे बिल्कुल अटूट हो चुके थे, जो चाह कर भी किसी के माध्यम से टूटने वाले नहीं थे। और उधर जो इसकी पत्नी पुष्पेंद्र की पत्नी होती है, वह इससे नाराज़ रहने लगती है। उसे लगता है कि मेरा जो हस्बैंड है, उसका कहीं और चक्कर चल रहा है। दोस्तों, इसकी पत्नी इससे ज़्यादातर जो है नाखुश ही रहा करती थी। हालाँकि इन दोनों की शादी के भी बहुत समय नहीं हुआ था, बहुत 4 से 5 महीने हुए थे और इन दोनों के बीच जो है काफ़ी दूरियाँ बढ़ चुकी थी। धीरे-धीरे थोड़ा वक़्त और गुज़रता है, तो इन नीलम और पुष्पेंद्र के बीच में अक्सर रिश्ते बनने लगते और जो है आए दिन यह दोनों जो है फैक्ट्री में और जो है फैक्ट्री के बाहर भी जब भी मौका मिलता तो अपने अकेलेपन को एन्जॉय करते।
एक दिन जब फैक्ट्री में जो पुष्पेंद्र होता है और जो नीलम होती हैं, फैक्ट्री में लंच हुआ होता है, तो यह दोनों कहते हैं कि चलो आज हम लोग बाहर जा कर के कुछ खाते हैं। वह बाहर जाते हैं, एक दुकान पर लंच करते हैं और वहीं पर बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी इत्तेफाक से जो नीलम का पति होता है, वह रिक्शा लेकर के उधर से गुज़रता है और जो नीलम का पति होता है, इन दोनों को आपस में बात करते हुए देख लेता है। इस बात से वह नीलम का जो पति होता है, काफ़ी गुस्सा होता है। दोस्तों जैसे ही नीलम अपने घर जाती है, इसका पति उससे पूछता है कि वह आदमी कौन था? तो वह नीलम जो है कोई बहाना दे करके जो है अपने पति को बहला-फुसला कर जो है उसे मना लेती है। हालाँकि जो उसका पति बीवी की इस बात से बहुत ज़्यादा जो है दुखी हो जाता है और उसका जो मन था रिक्शा चलाने में नहीं लगता था। अब जो उसका पति था नीलम के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है। कुछ वक़्त और गुज़रता है और जो नीलम थी अपने दिन की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद जो है अपने घर में आकर सो रही होती है, खाना-पीना बनाकर सो रही होती है और उसका हस्बैंड भी बगल में सो रहा होता है। और तभी जो पुष्पेंद्र होता है उसकी ड्यूटी नाइट की लगी होती है, वह फैक्ट्री में जा कर के जो है नीलम को फ़ोन करता है। और नीलम जो होती है इत्तेफ़ाक से उसका फ़ोन उठा भी लेती है और बात करने लगती है। नीलम को लग रहा था कि उसका जो पति है वह सो रहा है, लेकिन जो उसका पति था उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। और जो नीलम थी काफ़ी अश्लील भी बातें कर रही होती है और अपने फ्यूचर के बारे में भी बातें कर रही होती है। दोस्तों फ़ोन कटने के बाद जब अगली सुबह होती है, तो नीलम जब ड्यूटी के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो जो पुष्पेंद्र होता है वह उसे ड्यूटी जाने से मना कर देता है और कहता है कि कल रात को जो तुम कर रही थी वह सब मैंने सुन लिया था। इतना सुनते ही जो नीलम थी वह फूट-फूट कर रोने लगती है और अपने पति से माफ़ी माँगने लगती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं, हम केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ दोस्त हैं। मैं आज के बाद यह सब छोड़ दूँगी और जो है मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वहाँ उसका जो पति होता है वह कहता है मैं आपको माफ़ करने वाला कौन होता हूँ? मैं आज से ही आपको तलाक देता हूँ और मेरी ज़िंदगी से तुम दूर चली जाओ। इतना कहने के बाद जो उसकी पत्नी होती है वह डर जाती है और कहती है जो तुम कहोगे वही मैं करूँगी। लेकिन जो पुष्पेंद्र है जब तक ज़िंदा है तब तक मैं उसे भूल नहीं पाऊँगी, इतना समझ लीजिए आप। तो यह बात सुनकर जो उसका पति है वह भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और तब जो है एक प्लान बनाते हैं कि जब तक पुष्पेंद्र ज़िंदा है तब तक तो नहीं, लेकिन पुष्पेंद्र के मरने के बाद तब तो उन्हें भूल जाओगी ना तुम। इतना सुनते ही जो नीलम होती है वह डर से शॉक्ड हो जाती है। लेकिन जो नीलम थी वह भी अपने ही पति से इतना प्यार करती थी जितना कि वह अभी तक पुष्पेंद्र से नहीं करती थी। और जो नीलम थी वह अपने पति की बात मान लेती है और जो है पुष्पेंद्र की हत्या का प्लान भी बना लेती है। दोस्तों अब यह दोनों जो है अपने जुर्म को अंजाम देने के लिए एक सही वक़्त का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ 9 जून 2024 के दिन की ड्यूटी खत्म करने के बाद जब पुष्पेंद्र घर आता है, तो उसे नीलम जो है फ़ोन करती है और उसे अपने घर पर मिलने के लिए बुलाती है। कहती है कि मेरे हस्बैंड नहीं हैं, आ जाओ और हम लोग जो है एन्जॉय करेंगे। दोस्तों यह बात सुनकर जो पुष्पेंद्र होता है, वह बहुत खुशी से झूम उठता है और अपनी बीवी से कहकर निकलता है कि मैं फैक्ट्री को जा रहा हूँ, मेरी आज की जो ड्यूटी है नाइट शिफ्ट फिर से लगा दी गई है और मैं घर पर नहीं रुक पाऊँगा। और यह कहकर वह जो है नीलम के घर चला जाता है। जो पुष्पेंद्र था वह फैक्ट्री नहीं जाता है, वह सीधे नीलम के घर जाता है। दोस्तों प्लान के मुताबिक जो नीलम का पति था वह पहले से ही बाहर होता है और जो नीलम थी वह घर पर अकेली होती है। करीब रात के जो है 12-1 बजे के आस-पास जो है पुष्पेंद्र होता है और जो नीलम होती है वहाँ पहुँचने के बाद जो है एक-दूसरे से जो है रोमांस करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों रोमांस करते-करते जो है एक नीलम जो होती है उसको इतना मदहोश कर देती है, उसे पता ही नहीं रहता है कि जो पुष्पेंद्र है वह अपने घर पर है या फिर उसके साथ कुछ होने वाला है। इस बात का पुष्पेंद्र को कोई आभास होने नहीं देती है और तभी पीछे से प्लान के मुताबिक छुपे नीलम के पति जो होते हैं, वह रस्सी से जो है पुष्पेंद्र का गला फँसाकर जो है दबाकर हत्या कर देता है। पुष्पेंद्र चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। लेकिन जो नीलम और उसके पति थी, वह इतने बेरहम हो चुके थे अपने स्वार्थ के लिए कि उसकी जान की जो कीमत थी, वह उसे समझ नहीं आ रही थी और यह दोनों जो है उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों कुछ देर बाद जो है यह दोनों उस पुष्पेंद्र की लाश को ठिकाने लगाने के लिए रात में ही अपने रिक्शे पर लादते हैं, बोरी में भरकर जो है पुष्पेंद्र की लाश को लादते हैं और धनकोट बिहार जाकर के एक नहर में जो है इस बोरी को डाल आकर अपने घर में छोड़ देते हैं। और इन दोनों को लग रहा था कि यह सब घटना के बाद जो है यह पकड़े नहीं जाएँगे। लेकिन दोस्तों अपराधी कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कहीं न कहीं वह सबूत ज़रूर छोड़ देता है और अपराध करने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है बच नहीं पाता। यह सब पूरी घटना जो होती है, एक नीलम और उसका पति जो है अब थाने में कबूल करते हैं और जो पुलिस प्रशासन होता है संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है।
दोस्तों, पुष्पेंद्र से छुटकारा पाने के लिए नीलम के पास क्या कोई और तरीका नहीं था? या फिर जो है कत्ल एक ऐसा रास्ता था जिससे पुष्पेंद्र और नीलम की जो दोस्ती थी वह अलग हो सके? मेरे ख्याल से दोस्तों और भी कई रास्ते थे जिससे नीलम और पुष्पेंद्र अलग हो सकते थे और अब एक अच्छा जीवन बिता सकते थे। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि समाज में हो रहे अपराध के खिलाफ सजग और जागरूक बनाना है। मेरे द्वारा दी गई वीडियो अगर आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।